हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रग को लेकर कहीं जा रहे हैं। तभी ग्रग उन्हें टॉयलेट करने के लिए साइड में रुकने के लिए कहता है। अब वो दोनों ऑफिसर आपस में कुछ वल्गर बातें कर रहे होते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। तभी रास्ते में एक रेलवे फाटक आता है जिस पर वो गाड़ी को रोक देते हैं। अब क्रॉसिंग से ट्रेन निकल ही रही होती है और उसी वक्त एक दूसरी गाड़ी आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है। उस गाड़ी में से दो लोग मास्क लगाए हुए बाहर निकलते हैं और पुलिस वालों को गोली मार देते हैं। असल में वो दोनों लोग क्रग के ही साथी थे, फ्रांसिस और सैडी, जो उसे बचाने के लिए यहाँ आए थे। और फिर क्रग बाहर आकर जिंदा पुलिस वालों को बुरी तरह तड़पाता है और फिर उसे भी मार डालता है। ये कहानी का इंट्रो था। आगे हम मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर मैरी कॉलिंगवुड से, जो कि एक बेहतरीन स्विमर है। मैरी को स्विम करना बेहद पसंद है क्योंकि उसे पानी में ही सुकून मिलता है। असल में उसके पेरेंट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें एक साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता। इसी वजह से मैरी की मॉम उसे बताती है कि उन्होंने एक फैमिली वेकेशन प्लान किया है जिस पर सभी लोग खुश होकर उन्हें लेक के पास वाले घर में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। वो ड्राइव करके जंगल पार करके वहां पहुंच जाते हैं। हम उनका घर देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था, जहां मेन हाउस के बाहर एक गेस्ट हाउस भी होता है और मैरी वहां पहुंच उसमें रहने की जिद करती है। उनके घर में एक लड़की की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी जो असल में मैरी का बड़ा भाई बेन था। वो उसे बहुत मिस करती है और उसकी याद में एक नेकलेस पहन लेती है जो कि उसके भाई ने ही उसे दिया था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि एक हादसे में उसकी मौत हो गई। यही वजह है कि मैरी के पेरेंट्स उसे लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं क्योंकि उनका डर है कि कहीं मैरी को भी कुछ ना हो जाए। खैर, अब अपने भाई को याद करके मैरी बहुत सैड हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम ईमा के पास जाती है और देखती है कि जॉन ओवन में कुछ ठीक कर रहा है। तभी वो अपने पेरेंट्स से पूछती है क्या वो आज कार इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में मैरी को उसकी दोस्त पेज से मिलने जाना है जिसके लिए उसे अपनी पेरेंट्स की कार का इस्तेमाल करना है। उसे परमिशन लेने की जरूरत थी जिस पर एमा थोड़ी कंसर्न हो जाती है, मगर जॉन उसे तुरंत कार की चाबियां दे देता है। अब यहाँ से वो सीधा अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल जाती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पेज एक स्टोर में काम करती है, इसीलिए मैरी उसे वहीं मिलने के लिए जाती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं जिन्हें स्टोर में खड़ा एक लड़का जस्टिन सुन रहा था। तभी पेज उसे बुलाती है और सभी लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद जस्टिन पेज से एक सिगरेट मांगता है, मगर तभी उसे देखकर पेज उसे पूछती है क्या वो अडल्ट है, जिस पर जस्टिन मना कर देता है और तब पेज उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। पर तभी जस्टिन कहता है कि उसके पास पार्टी करने के लिए कुछ सामान है जिसे उन्हें मज़ा आएगा। अब ये सुनकर पेज मान जाती है और वो उसे सिगरेट दे देती है। जस्टिन काफ़ी डरा डरा सा लड़का था जिसने खुद को छुपाने के लिए एक हुडी पहन रखी थी। अब इसके बाद जस्टिन उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। उसके घर पहुंचने पर पेज जस्टिन के साथ पार्टी का सामान लेने के लिए अंदर जाती है। मैरी उनके घर में ही इंतज़ार कर रही होती। वो वहाँ काफ़ी अकेला फील करती है और तभी अचानक से कोई कार की विंडो पर नॉक करता है। वो काफ़ी डर जाती है। वो नॉक करने वाली असल में एक लेडी थी जो उसे एक की चेन के बारे में पूछ रही थी। इन सब के बाद जब पेज वापस नहीं आती तो मैरी उसे लेने के लिए अंदर जाती। वहाँ दरवाजे पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था जिसमें क्रग की तस्वीर छपी थी, मगर मैरी उसे देखती नहीं और घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि पेज जस्टिन के साथ नशे कर रही है और वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। पहले तो वो मना करती है, लेकिन बार बार फोर्स करने पर वो भी एक स्मोक कर लेती है। तभी उसे एमा का कॉल आता है जो उसे पूछती है कि वो घर वापस कब आएगी, क्योंकि वहाँ एक तूफान आने वाला है, जिस पर मैरी एमा से पेज के घर पर ही रुकने की परमिशन मांगती है और इस पर एमा साफ साफ मना करती है, मगर नेटवर्क इश्यू होने की वजह से उनकी कॉल कट जाती है। अब वो तीनों लोग पार्टी करने लग जाते हैं जहाँ पर वो बहुत सा डांस और स्मोकिंग करते हैं। तभी पेज जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो अपने डैड और अंकल के साथ रहता है। तभी वो लोग इन सभी बातों को छोड़कर जस्टिन का नया लुक ट्राई करवाते जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तभी अचानक से उसके घर में उसके डैड और कुछ लोग आते जिन्हें देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उनकी आने की उम्मीद नहीं थी। असल में जस्टिन के पिता कोई और नहीं बल्कि क्रग ही था। फ्रांसिस उसका अंकल है, यानी कि जिन लोगों ने पिछली रात पुलिस वालों को मार डाला था वो क्रिमिनल ही उसकी फैमिली है। मगर ये सारी बातें पेज और मैरी नहीं जानते। फ्रांसिस उन लड़कियों के साथ अजीब सी हरकतें करने लगता है जिससे परेशान होकर वो जस्टिन से वहाँ से जाने के लिए पूछती है और जस्टिन भी ऐसे ही चाहता था, मगर उसके डैड उसे पीठ में मुक्का मारकर बेड पर गिरा देते और उन लोगों को वहाँ से जाने नहीं देते। ये सब देखकर मैरी कहती है कि वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी, मगर दोस्तों क्रग को कोई रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए वो उन्हें उनके साथ चुपचाप रहने की सलाह देता है।
तभी पेज उन लोगों से बचकर वॉशरूम में भाग जाती है और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है। जिसके बाद वो अपने फ़ोन से कॉल लगाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो वहाँ लगी विंडो की मदद से बाहर मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर उसकी आवाज़ कोई सुनता उससे पहले फ्रांसिस गेट तोड़कर अंदर आता है और उसके फ़ोन को तोड़ देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। मैरी को पता था कि वो लोग काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए उसने पेज को पहले ही वार्न किया था, मगर पेज ने उसकी बात नहीं सुनी। अब वो लोग उन लड़कियों के साथ बहुत ही बेहूदी से पेश आ रहे थे। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो मैरी की ही कार में उन्हें लेकर जा रहे होते हैं। फ्रांसिस और सैडी उन दोनों लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहे थे, जिस पर वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैरी खुद को संभालती है, मगर पेज बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। इधर जस्टिन को उनकी हालत देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उन लोगों को वहाँ का रास्ता पता नहीं होता, जिस पर मैरी उन्हें एक रास्ता बताती है जो उन्हें हाईवे तक ले जाएगा। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसका बचपन वहीं पर गुजरा। क्रग उसकी बात को मानकर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगता है। असल में जो रास्ता मैरी ने बताया था वो उन्हें लेक की साइड वाले घर का था। जिसके बाद मैरी सैडी को घायल करके गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो भागने में नाकामयाब होती है। इस बीच उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट भी होता है, जिसमें सभी लोग काफ़ी घायल हो जाते हैं। अब पेज तुरंत ही वहाँ से निकलकर घर भागने की कोशिश करती है। तभी फ्रांसिस बाहर आता है, जिसका फेस गाड़ी के शीशे पर टकराने की वजह से बहुत घायल हो गया था। इधर मैरी भी भागने की कोशिश करती है, पर वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाती। फ्रांसिस ने उन दोनों को पकड़ रखा था। दूसरी तरफ जस्टिन साइड में खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, मगर उसे कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी अचानक से पेज भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और फ्रांसिस और सैडी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते और आखिर में सैडी उसे पकड़ ही लेता है। वो उसे वापस ले आता है और तभी क्रग जस्टिन को उनमें से किसी एक लड़की के साथ गलत काम करने के लिए कहता है, पर जस्टिन ऐसा नहीं करना चाहता। मगर क्रग जानबूझकर जस्टिन का हाथ पकड़कर मैरी की बॉडी को टच करवाता है और अब जस्टिन को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए वो चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाता है। अपने दोस्तों के साथ ये सब होता देखकर पेज को बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें गाली देने लगती है और क्रग मैरी को छोड़कर उसके पास आता है। वो उसके पेट में चाकू से एक बड़ा घाव कर देता है। ये देखकर मैरी और ज़्यादा रोने लगती है, मगर वो कर भी क्या सकती है। धीरे धीरे पेज वहीं तड़पने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है और तभी मैरी भी क्रग को गाली दे देती है, जिस पर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैरी के साथ बहुत बुरा काम करता है। अब चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सब में सैडी और फ्रांसिस भी उसका साथ दे रहे थे। मैरी चिल्ला चिल्लाकर जस्टिन से मदद मांगती है, मगर जस्टिन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। वो बहुत ही बुरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। इधर एक लड़की होने के बाद भी सैडी को उन लोगों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। अब इसी बीच क्रग मैरी का नेकलेस निकाल कर जस्टिन को दे देता है और उसका काफी देर तक जानवरों की तरह बुरा काम करता है। ये मैरी की जिंदगी का वो सबसे खौफनाक दिन था जो वो कभी भूल नहीं पाएगी अगर वो जिंदा रही तो। फिलहाल तो वो हार मानने वाली नहीं है। वो एक पत्थर उठाती है और क्रग के फेस पर मार कर वहां से भागने लगती। फ्रांसिस उसके पीछे आता है, उसके गोली चलाता है, मगर वो अपनी पूरी स्पीड से जंगल की लेक की तरफ भागती है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, पर वो फिर भी स्विमिंग करके भाग रही है। क्रग ने उस पर कई गोलियां चलाने की कोशिश करी, मगर मैरी पूरी ताकत से स्विम कर रही होती है, कोई भी गोली उसे नहीं लगती। पर आखिरी में जाकर एक गोली उसकी पीठ पर लग जाती है और वो ऊपर पानी में तैरने लगती है। उन्हें लगता है कि मैरी मर चुकी है, इसीलिए वहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम पेज को देखते हैं, उसने भी अब अपना दम तोड़ दिया है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मैरी के पेरेंट्स पर। वो अपने घर पर डिनर करके एंजॉय कर रहे थे, तभी उनके डोर पर एक नॉक सुनाई देता है। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ क्रग और उसके साथी होते, जो उनसे कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया। यह एमा और जॉन उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जॉन एक डॉक्टर था। वो उन लोगों का ट्रीटमेंट भी करता है। जस्टिन वहाँ चुपचाप बैठा होता है और उसके बदले क्रग ही सब कुछ बोल रहा था। एमा उन सबको खाने पीने के कुछ सामान देती है। वो लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो वहाँ से जाना चाहते हैं, मगर असल में उनका प्लान यही था कि एमा और जॉन को आराम से उनके वहीं रुकने की परमिशन मिल जाए। यहाँ एमा को वो लोग काफ़ी अजीब लगते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो वहाँ रुके। तभी वहाँ लाइट चली जाती है और जॉन जनरेटर ऑन करने के लिए जाता है, जिसके बाद क्रग और सैडी मिलकर एमा से पूछताछ करने लगते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, जिस पर वो भी उन लोगों से वहाँ आने का कारण पूछती है। तभी क्रग एक झूठी कहानी बनाकर उन्हें सुनाता है, जिससे कि उन्हें उस पर शक न हो। दूसरी तरफ जनरेटर ऑन करके वहाँ लाइट आ जाती है और इधर हम मैरी को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि अभी जिंदा है, वो अभी भी स्विमिंग कर रही होती है और बड़ी मुश्किल से अपने घर के पास पहुंच जाती है। एमा बार बार उसे कॉल ट्राई कर रही है, मगर उसका कॉल नहीं लगता। जिसके बाद जॉन उन सभी लोगों को आज रात वहीं रुकने के लिए कहता है, जिस पर एमा उन्हें गेस्ट रूम में रुकने के लिए कहती है।
इधर जस्टिन अपना कप रखने के लिए किचन में जाता है, जहां वो फ्रिज पर मैरी की तस्वीर को देख लेता है। ये देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत बुरी गिल्ट में डूब चुका था, क्योंकि उसकी वजह से उनकी बेटी के साथ न जाने क्या क्या हुआ। तभी वहाँ एमा आ जाती है, जो बताती है कि वो उसकी बेटी की फ़ोटो है, जिस पर जस्टिन सीधा वॉशरूम जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहाँ से वापस आकर वो मैरी का वही लॉकेट किचन की डेस्क पर रख देता है। इसके बाद वो सभी लोग गेस्ट रूम में सोने चले जाते हैं। एमा उन्हें छोड़ने के लिए जाती है और मैरी का सारा सामान लेकर वहाँ से अपने घर में आती है। इधर वापस आने पर वो लोग अपने घर के सभी डोर को लॉक कर लेते, लेकिन आधी रात को उन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ मैरी बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई मिलती है, जो एक वुडन चेयर से उन्हें बुलाने के लिए आवाज़ कर रही थी। अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर एमा के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे घर के अंदर ले आता है। सबसे पहले उन्हें एक बैग पर लगी गोली निकालती। सबसे पहले तो उसकी पीठ पर लगी गोली वो निकालता है, जिसके लिए जॉन एमा को सामान लाने के लिए कहता है। जब एमा अंदर जाती है तो उसे किचन में वही लॉकेट मिलता है। इधर जॉन उसकी बॉडी से गोली निकाल देता है और उस लॉकेट को देखकर वो एमा के पास आती है। और इधर जॉन जब मैरी की बॉडी को देखता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उसके साथ किसी ने गलत किया, मगर वो अपने आपा नहीं खोता। मैरी का ट्रीटमेंट करता रहता है और तभी आमी उसे उस लॉकेट के बारे में बताती है, जो किचन में मिला था। उसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि क्रग और उसके साथियों ने ही मैरी के साथ ये सब कुछ करा है, क्योंकि सिर्फ जस्टिन ही किचन में गया था। अब एमा अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी जॉन उसे संभालता और उसे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जॉन एमा से कहता है कि अब वो लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे, जिस पर एमा कहती है कि वो वहाँ से कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके पास कार नहीं है। जिस पर जॉन उसे समझाता है और कहता है कि उनके पास बोट है, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए वो चिंता ना करे, बस उसका साथ दे। उधर गेस्ट रूम में सभी लोग आराम फरमा रहे थे। क्रग सभी को सोने के लिए कहता है, मगर जस्टिन को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपने डैड की बंदूक को घूर रहा होता है। इधर एमा और जॉन मैरी को लेकर बोट की तरफ जाते हैं, पर तभी उन्हें चाबी नहीं मिलती। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगते हैं और जब एमा किचन में होती है तभी वहाँ पीछे से फ्रांसिस आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्रांसिस फ्रिज पर लगी मैरी की तस्वीर ना देख ले, और इसीलिए वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, उसका मन भटकाती है। इधर दूसरी तरफ जॉन को चाबियाँ मिल जाती है और इधर एमा को डर था कहीं फ्रांसिस मैरी को देख ना ले, इसीलिए वो उसके साथ वाइन पीती है और तभी फ्रांसिस बाहर आ जाता है और फाइनली वो टेबल पर मैरी को देख लेता है। अब इससे पहले कि वो कुछ करता, एमा पीछे से उस पर हमला करती है, मगर फ्रांसिस उस पर भारी पड़ने लगता है और तभी वहाँ जॉन आता है। वो दोनों मिलकर उसे बुरी तरह से मारने की कोशिश करते हैं और उसका सर गर्म पानी में डुबाकर उसे जान से मार डालते हैं। अब यहाँ से वो प्लान बनाते हैं बाकी लोगों को मारने का, क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों को फ्रांसिस के बारे में पता चला तो वो उन्हें भी मार देंगे। अब वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ सैडी, क्रग और जस्टिन मौजूद थे। जस्टिन गन लिए था, जो उनकी तरफ उसे पॉइंट करता है, मगर जॉन के पास जाने पर वो उसे दे देता है। इस वक्त तक सैडी और क्रग सो रहे थे, पर शोर सुनते ही क्रग वहाँ की खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। जॉन सैडी का पीछा करता, जो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेती है। यहाँ क्रग को समझ नहीं आता कि ये लोग उसे मारना क्यों चाहते। तभी वो गेस्ट हाउस के बाहर भागकर उनके घर में घुस जाता है, जहाँ वो टेबल पर बहुत सारा खून देखता है, मगर अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जॉन जब दरवाज़ा तोड़ देता है तो सैडी उसे बहुत लड़ती है। अब इन दोनों में भिड़ंत होती है, लेकिन आखिर में एमा उसे गोली मारकर जान से मार देती है। इधर क्रग घर के अंदर फ्रांसिस की लाश को देखता है और उसे मैरी की तस्वीर भी दिख जाती है। यहाँ उसे सारा खेल समझ आ जाता है। तभी जॉन क्रग को ढूंढते हुए वहाँ आता है। इधर एमा बोट में मैरी के साथ जॉन का इंतजार कर रही थी। इधर जॉन क्रग को बाहर निकलने के लिए कहता है, जिस पर क्रग जॉन को गुस्सा दिलाता है। वो सब बताता है जो उसने मैरी के साथ किया, जिस पर ये सब सुनकर जॉन आग बबूला हो जाता है। तभी खिड़की से क्रग एमा और मैरी को देख लेता और जॉन से चिल्लाकर कहने लगता है कि वो उन्हें ऐसे ही जाने नहीं देगा। जॉन ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो कूद पड़ता है उससे लड़ने के लिए, पर धीरे धीरे क्रग उस पर भारी पड़ने लगा था और वो जॉन को बुरी तरह घायल कर देता है। मगर जॉन भी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो क्रग पर एक घातक हमला करता है। पर क्रग फिर भी उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है, जो अपने पिता की तरफ बंदूक तान देता है, मगर वो गोली चला ही नहीं पा रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर क्रग उसे बंदूक छीन लेता और इन सब के बीच वहाँ एमा एंट्री मारती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला कर देती है और पीछे से जॉन भी उस पर हमला करता है। दोनों तरफ से मार पड़ने की वजह से क्रग बेहोश हो जाता है। अब वो सभी लोग वहाँ से छोड़कर मैरी के साथ बोट में यहाँ से दूर जाने लगते हैं। जब मैरी की आँख खुलती है
तो वो बोट पर अपनी फैमिली के साथ होती है। वो लोग अपने साथ जस्टिन को भी ले आए थे, पर कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है अपनी फैमिली को ड्रॉप करके जॉन फिर से वापस उसी घर में आता है और क्रक की बॉडी की ऐसी नस को काट देता है जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। फिर वो उसके सर को एक ओवन में रख देता है, जिसके कुछ देर बाद सर गर्म होकर एक तरबूज की तरह फट जाता है और इस तरह से जॉन का बदला पूरा होता है। क्रग और उसके साथियों ने जो भी मैरी और पीच के साथ किया उसकी कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती, इसीलिए जॉन और एमा ने उसे ये सज़ा दी। इसी के साथ जस्टिन को भी हमेशा के लिए क्रग से छुटकारा मिल गया, साथ ही साथ एक फैमिली भी मिल गई। इसके साथ हमारी कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि जॉन ने क्रग को मारकर सही किया या फिर उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।